नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम अफसरों से हो अनाज बर्बादी की वसूली। जी हां, किसान हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन अगर उनके उपजाए अनाज का अपमान होगा तो ये बात कैसे बर्दाश्त की जा सकती है। जी हां, यूपी के कई जिलों से गेहूं की बारिश में भीगने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी विभागीय अधिकारी गेहूं को बारिश से बचाने की सुध नहीं ले रहा। केंद्र पर किसानों से खरीदा हुआ गेहूं पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी गेहूं को बारिश से बचाव के पर्याप्त इंतजामात नहीं किए गए। गेहूं से भरी हुई बोरियों के आसपास पड़ा गेहूं अफसरों की लापरवाही को बयां कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बारिश में गेहूं भीग रहा है, लेकिन फिर भी अफसर क्यों सुध नहीं ले रहे। अफसरों की लापरवाही के कारण कब तक अनाज बर्बाद होता रहेगा? आखिर कब तक किसानों का अपमान होगा और सरकारी वेतन की रोटी खाने वाले कब किसानों का दर्द सोचेंगे? और लापरवाही को लेकर अफसरों पर कब होगी कार्रवाई? बेमौसम हुई बारिश ने सरकारी तंत्र की पोल खोल कर रख दी है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में यह स्थिति है कि किसानों का मंडी में पड़ा हुआ गेहूं भीग गया है, सड़ने की कगार पर है, लेकिन ना तो इस पर सरकारी तंत्र संजीदा था, ना उत्तर प्रदेश की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी भी चाहिए कि वह इन भ्रष्ट अधिकारियों के चंगुल से बाहर निकलकर जनहित के कामों को करना प्रारंभ करें। हम जैसे किसानों में व्यापक तौर पर रोष है, क्योंकि ना तो किसानों को फसल बीमा मिलता है, ना ही उनकी फसलें सही समय पर बिक पाती हैं। बेमौसम बरसात होने के कारण मैं मंडी गेहूँ ले गया था, वहाँ पे मेरा गेहूँ नहीं खरीदा गया। नहीं खरीदने की वजह से मेरा वहाँ 2-2.5 कुंटल गेहूँ बर्बाद हो गया। मंडी में अगर हमारा गेहूँ खरीद लिया जाता तो ये हमारा नुकसान नहीं होता। ये तो खाली हमारा नुकसान हुआ, हमारे जैसे और भी कई भाई होंगे उनका गेहूँ नुकसान हुआ होगा। इसके लिए सरकार क्या करेगी हमारे लिए? सर, इससे बहुत नुकसान हुआ है। हमारी सब उर्द के फसल में देखिए पानी भरा हुआ है। फिर बेमौसम की बरसात है, जिसकी वजह से तरबूज और ये उड़द सब बर्बाद हो गया। गेहूं भेजा था बिक्री के लिए लेवी पे, उसमें भी 100 कुंटल गेहूं मेरा बर्बाद हो गया। वहाँ पे तौल नहीं हो पाई। उन सरकारी कर्मचारियों ने बोला कि तौल नहीं हो पाएगी, अभी आप वेट करिए। 4 दिन का टाइम मुझसे मांगा और मैं कहाँ से टाइम देता, और मेरा गेहूँ वहीं बर्बाद हो गया। तो जिस तरीके की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, ये तस्वीरें बेहद ही अमानवीय और असंवेदनशील। किसानों का सबसे बड़ा अपमान। किसान जब अपनी खून पसीने की मेहनत के बाद अन्न उपजाता है, उसके बाद अन्न की ये दुर्दशा न सिर्फ अफसरशाही की पोल खोल रही है, बल्कि उनकी असंवेदनशीलता को भी दर्शा रही है। आखिर अफसर किसानों की दर्द को ये कब महसूस करेंगे, और किसानों को जो पैर की जूती समझते हैं, ऐसे अफसरों पर आखिर कब कार्रवाई होगी? आज इस पर बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें एक के बाद एक मुरादाबाद, इटावा, प्रतापगढ़, दादरी, शामली, सूबे के तमाम जिलों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर इंतजामातों के अभाव में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में ये अनाज सड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में जहां पर एक और तमाम बड़ी आबादी भूखे पेट सोने को मजबूर है, उस सूबे में इस तरीके की तस्वीरें बेहद ही अमानवीय और बेहद असंवेदनशील ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। और इसके ऊपर किसान नेताओं के लगातार जो बयान आ रहे हैं वो काफी असंवेदनशील है। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कई कई हफ्ते से लगातार किसान क्रय केंद्रों पर पहुंचकर अपनी उपज की खरीदी की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी है उनकी तरफ से ये रवैया जो अपनाया जा रहा है ये बेहद ही असंवेदनशील है। जिन गेहूं की उठान नहीं हो पाया, जिनकी खरीद तो हो गई लेकिन उनको प्रॉपर भंडारण कक्ष तक पहुंचाया नहीं गया, उसकी बर्बादी पर आखिर जिम्मेदारी किसकी, और इसके ऊपर कब एक्शन लिया जाएगा? तमाम जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में अगर समन्वय नहीं है तो इसकी कीमत आखिरकार किसान क्यों झेले? क्यों उसका ये जो गेहूं बर्बाद हो गया
उसका नुकसान वो क्यों झेले। और दूसरी तरफ अगर सरकार के खजाने से इस तरीके से पैसे की बर्बादी होती है तो देश में जिस तरीके से अन्न की बर्बादी हो रही है, और एक तरफ तमाम जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, एसोचैम की रिपोर्ट बता रही है, WHO की रिपोर्ट बता रही है, तमाम एनजीओ है उनकी रिपोर्ट बता रही है कि भारत में 25% के करीब लोग जो है वो उनको अन्न पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें बेहद ही लापरवाह और जिम्मेदारों के आगे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं कि आखिर सत्तासीन कब जागेंगे और जो तमाम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, भंडारण कक्षों की जरूरत है, उसको लेकर कब सुध लेंगे। तो बारिश में भीग रहा है गेहूं, लेकिन अफसर पता नहीं कहां सो रहे हैं। अफसरों से इस अनाज की बर्बादी की कीमत क्यों ना वसूली जाए। वहीं यूपी देश का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक वाले राज्यों में से एक है, लेकिन अगर आपके पास सरप्लस अनाज की उपज हो जाती है तो वो इस तरीके से नालियों में सड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ये बहुत ही ज्यादा अमानवीय और असंवेदनशील। रोटी जिसके ऊपर सारा संसार टिका हुआ है, उसी को लेकर ये गेहूं की बर्बादी और गेहूं का इस तरीके से बारिश में भीगना क्या सत्तासीनों के चेहरों पर शिकन नहीं डालता? क्या उन अधिकारियों के चेहरों पर शिकन नहीं डालता जिनके सामने इस उत्तरदायित्व को पूरा करने की जिम्मेदारी है? तो इसी बीच इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से प्रदीप भटनागर और भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता परविंदर यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप भटनागर और परविंदर यादव जी आपका। सबसे पहला सवाल प्रदीप भटनागर जी आपसे, ये जो तमाम जिलों से अन्न की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं, अफसरों से क्यों ना इस बर्बादी की पूरी वसूली हो? प्रदीप जी का जो सवाल है वो बिल्कुल कहीं एक चीज को देखने के बाद ही आपने एक इतनी बड़ी डिबेट रखी है अपने चैनल के माध्यम से कि जो 2 दिन जो कल जो बारिश हुई है, जो इतनी बड़ी आपदा जो हमारे कुछ राज्यों में आई है और हमारे भारतीय सेना ने किस तरीके से इस काम को करके दिखाया है, कितने लोगों की जान बचाई है, और ये जो आपदा वहां से चल के जो और प्रदेशों में आई है वो भी देखा है, जिसके कारण आपने आज जो अनाज की जो बर्बादी और जो है उसको विषय को लेके आपने जो डिबेट रखी है। अच्छी बात है कि हम बैठ के इस विषय को चिंतन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। अफसरशाही हो चाहे वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी जिसकी लापरवाही से काम हुआ है, मगर मैं भी थोड़ा सा इस चीज को रोशनी तो डालूंगा जरूर भी कि देखिए जो चीजें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि प्रशासन लापरवाह है या वहाँ जो कार्यरत लोग हैं वो लापरवाह हैं या उन्होंने अनाज को बचाने की कोशिश नहीं की होगी। थोड़ा सा हमें भी इस चीज पे गौर करना चाहिए और सोचना भी चाहिए। ऐसा नहीं है, जो चीज की खरीदारी होती है उस पर ध्यान भी दिया जाता है। उठा के एकदम सबको लापरवाह कहना, इसमें कहीं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी गलती है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि देखिए बिल्कुल गेहूं भीगा है और कोई नहीं, और बारिश भी हमने देखी है कि 2 दिन कैसी मूसलाधार बारिश आई है, लोगों की छतें गिर गई, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई है कि छत गिरने से कई लोग मरे भी हैं, प्रदेश में भी और राज्यों में भी। ये भी देखा हमने, क्योंकि गेहूं भी भीगा है, वो भी एक समझना और सुनने वाली चीजें हैं। हाँ, मगर ये है कि जो लापरवाही है वो नहीं होनी चाहिए, और जिन्होंने भी ये लापरवाही की है उनके खिलाफ मूवमेंट और एक्शन होना चाहिए। ऐसी कोई वो नहीं है। तो प्रदीप जी, एक्शन होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी? कौन करेगा इस पर एक्शन? देखिए, जिस प्रदेश के अंदर जो सत्ताधारी बैठे हैं सरकार लेके, वो इस काम को बाखूबी करना चाहिए उन्हें, और इसको देखना भी चाहिए अगर लापरवाही हुई है तो। देखिए, कहीं गेहूं की खरीदारी चल रही है और 2 महीने से चल रही है, ये ऐसा नहीं क्या से चल रही है, और गेहूं खरीदा भी जा रहा है, रखा भी जा रहा है। आप भी जानते हैं कि ये तस्वीरें पहली बार सामने नहीं आई हैं। साल पर साल बदल जाते हैं, कैलेंडर पर कैलेंडर बदल जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। हमारे पास गेहूं और तमाम ऐसी फसलों के लिए भंडारण कक्ष नहीं है। हम उस देश में रहते हैं जहां पर हम बताते हैं कि जय जवान जय किसान, और वहीं पर किसान की जो मेहनत है, किसान की जो उपज है, उसको सड़ाया जा रहा है। ये बहुत ही असंवेदनशील, और आप बता रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा देखिए, ऐसा है, एक अचानक बारिश आई है, कोई मौसम था नहीं बारिश का। नहीं, अचानक नहीं, इससे पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था। आप अफसरों को बचाने में लगे हैं, आप लगे रहे। मैं आपसे दूसरे राउंड में आके बात करूंगा। 2 महीने से गेहूं की खरीदारी चल रही है पूरे प्रदेशों के अंदर। 80% गाँव, 80% गेहूं प्रदेशों से खरीदा जा चुका है, और उनको रखने की चीजों की व्यवस्था भी चल रही थी, किसी से भी आप नकार नहीं सकते हैं।
ये भी हमें आपको इस विषय को चीज को रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप बिल्कुल आप उंगली उठा रहे हैं, बिल्कुल, और उठाना भी चाहिए, मगर ये भी हमें देखना पड़ेगा कि 80% प्रदेश में जो गेहूं की खरीदारी हुई है उसको इकट्ठा करना, सिमटाना और रखना, सब चीजों में समय लगता है। 80 से 8-8 हजार क्विंटल गेहूं रखा हुआ है एफसीआई के गोदामों के अंदर, बाहर जो अंदर लगने लगा है, और रेगुलर मशीनों के माध्यम से और आम जो मजदूर काम करे उनके माध्यम से लगाया भी जा रहा है। और ये नहीं है कि गेहूं बचाने की 100% कोशिश भी करी होगी। परविंदर यादव जी, सरकार ने तो पूरे इंतजाम किए हुए हैं, प्रशासन बिल्कुल कतई लापरवाह नहीं है, बहुत संवेदनशील है। किसानों ने ये फसल अपने आप ले जाकर बारिश में भीगने के लिए छोड़ दी। नमस्कार जी, देखिए सच्चाई ये है कि ये कोई पहली बार का मामला नहीं है, अब से पूर्व में भी बार बार देखा गया है और हर साल गेहूं खरीदा जाता है। सरकार हर बार गेहूं खरीद रही है, कोई पहली बार किसी चीज को खरीद रही है तो उसके लिए तो तैयारियां की जाती हैं। लेकिन अत्यंत दुखद विषय ये है कि ये कोई पहली बार का मामला थोड़ी है, ये तो हर साल इसी तरह से गेहूं खराब होता है और हर साल जो है किसान को जो है मायूस होकर के अपने घर लौटना पड़ता है। भाई साहब कह रहे हैं कि 80% जो है गेहूं खरीद लिया गया है, 80% गेहूं नहीं खरीदा गया है। अभी भी बहुत सारे किसानों का गेहूं जो है वहां पे ऐसी चीज पड़ा हुआ है। अगर रोजाना किसान अपने यहाँ लेके जाए ट्रॉली में और ट्रैक्टर से लाद करके, उसके बाद फिर दोबारा से उसे लेकर आए, इतना किसान समृद्ध नहीं है, इतना संपन्न नहीं है भारत का किसान। जहां हमारे देश में 75% आबादी और किसानों की है, किसान प्रधान देश हमारे देश को कहा जाता है, वहां अगर पहली बार का ये मामला रहा होता तो हमें भी चिंतन करने की जरूरत थी, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था और सरकार की वाकई में हमें जो है संवेदना होनी चाहिए थी सरकार के प्रति। लेकिन ये तो हर साल हो रहा है, हर पूरे भारतवर्ष का यही हाल है। और मैं आपको बता दूं, जब से भाजपा सरकार आई है, भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किए, सिर्फ दूसरी सरकारों के फीते काटने के काम किए हैं। मैं किसी सरकार का बखान नहीं करना चाहता, ना ही किसी की तारीफ करना चाह रहा हूँ। माना कि कोरोना काल है, लेकिन कोरोना काल में मन की आवाज में प्रधानमंत्री जी ने बहुत सम्मान दिया था और आज वही प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, जो मन की बात करते हैं, जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है, लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं है। एक बार किसान का पूर्ण कर्जा माफ क्यों नहीं करती सरकार? आखिरकार क्यों व्यवस्थाएं नहीं है? लेकिन परविंदर जी, जो अन्न की बर्बादी हो रही है, आपकी तरफ से भी इस जो आपकी तमाम मांगे की गई हैं, उस मांगों में वेयरहाउस बनाने की मांग आपकी तरफ भी नहीं है। मतलब एक बार जो आपकी उपज है वो बिक जाए, फिर उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं। देखिए, उपज, अगर हमारी उपज बिक जाए, हमें भले ही मतलब ना हो, लेकिन एक संवेदना तो फिर भी रहती है, एक इमोशनल टच तो फिर भी उस फसल के साथ हमारा रहता है कि वो फसल कहीं ना कहीं जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको दिया जाएगा, या सरकार कुछ भी उस फसल को करेगी। लेकिन नुकसान तो हमारे देश का ही है, नुकसान तो हमारे देश का ही हो रहा है, हमारा ही नुकसान है। और अगर हम अपना नुकसान नहीं समझेंगे तो देश कैसे सक्रिय होगी, देश कैसे सक्रिय होगा, कैसे सरकारें सक्रिय होंगी? अगर सरकारें सक्रिय होती, अब तो कोविड चल रहा है पिछले 2 साल से, लेकिन अब से पहले तो कोविड नहीं था, अब से पहले कोविड नहीं था, लेकिन अब से पहले भी जो है इसी तरह से लगातार वेयर हाउस नहीं बनाए गए, व्यवस्थाएं नहीं की गई और हर साल लाखों कुंटल, हजारों लाखों कुंटल जो है इसी तरह से बेकार गेहूं होता है। भाई साहब सफाई दे रहे हैं, मैं मानता हूँ वो सफाई दे रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन वो काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। हमें नहीं लगता कि सरकार जो है कामयाब है और कामयाब हो पा रही है किसानों की जो है बातों को रखने में, किसानों के मुद्दों को रखने में और उनको जो है फसलों का फायदा देने में। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी, एसोचैम की रिपोर्ट है, आपकी सरकार जो विदेशों से हमको तमाम जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से जो फीडबैक दिया जाता है उसको लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील रहती है। एसोचैम की रिपोर्ट है सर, पूरे देश भर में केवल 6300 कोल्ड स्टोरेज सेंटर हैं जहां पर आप किसानों की उपज को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन आपको पता है सिर्फ जो 11% उपज है वो ही रख पा रहे हैं। सूबे में 5000 भंडारण केंद्रों की बात कही गई थी आपकी सरकार के द्वारा कि ये बनाए जाएंगे और ये फसल जो उपज है इसको सही तरीके से संरक्षित किया जाएगा। लेकिन बस वक्त पर वक्त बीतता गया, कैलेंडर पर कैलेंडर बीतते गए, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। मैं आपको थोड़ा संज्ञान में डाल दूं, जब 2020 का कोरोना काल चल रहा था, इस भारतवर्ष के 90 करोड़ लोगों को जो अनाज पहुंचा था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो भी हम सबने देखा है। और वो अनाज जो आया था वो भी एफसीआई और भिन्न गोदामों से आया था। ये भी हमें चीजों को, हाँ, अगर अनाज ऐसे, अगर मुझे कह रहे हैं कि 80% अनाज जो खराब हुआ था, जो रिपोर्टों पे आप बता रहे हैं, अगर वो अनाज खराब था तो 90 करोड़ जो हमारे भारतवर्ष के लोगों ने अनाज पिछले साल खाया,
वो पहुंचता नहीं वहां तक, अगर इतनी लापरवाही होती। मैं इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं नकार रहा हूँ कि लापरवाही नहीं हुई है, मैं इसके लिए आपके माध्यम से बिल्कुल और आपके चैनल पे बैठे कह रहा हूँ बिल्कुल लापरवाही हुई है। देखिए आंधी और पानी एक साथ आया है, ये तो कुछ नहीं, आंधी पानी लोगों के घर के घर उड़ गए। गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र में हमने आपने देखा है, और पूरे जो चला है ये आंधी तूफान का माहौल, ये पूरे देश में चला है। इस चीज के लिए हम नकार नहीं सकते। चीज अभी जो ये गेम के विषय में मेरे मित्र परमिंदर जी बोल रहे थे, परमिंदर जी मैं आपके संज्ञान में डाल दूं, यहाँ तो मैंने तो फिर भी आंकड़ा बताया कि 80% के लगभग प्रदेश सरकार गेहूं का अनाज खरीद चुकी है, मगर पिछले अब अगर रिकॉर्ड उठा के देखें सरकारों का, ये डाटा नहीं बता पाएंगे। लक्ष्य लग गया कि 1 साल पूरा करने में, तो भी पूरा नहीं कर पाए, उसके किसानों को प्राइवेट सेक्टर को बेचना पड़ा और बहुत सस्ते दामों पे। इन चीजों से भी नकारा नहीं जा सकता है। इस बात पर हमने वो भी देखी है। इस बात पर मैं आपकी सरकार की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस बार कोई लक्ष्य नहीं रखा है, जितना अनाज आएगा उतना खरीदा जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये जो चीज तारीफ काबिल है उसकी तारीफ की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ ये खरीदा तो जा रहा है, लेकिन इसको भंडारण कक्ष तक क्यों नहीं भेजा जा रहा? आपके यहाँ की जो सप्लाई चेन का जो ठेका है वो किसी और के पास है या जिम्मेदारी किसी और के पास है, तो उसके बीच में समन्वय, आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक हो, ये भी जिम्मेदारी आपके अफसरों की है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रदेश के अंदर कालाबाजारी खत्म करी गई है। इस गेहूं के और अनाज को लेके, उस चीज को लेके डायरेक्ट लोग अपने जाके क्या नाम केंद्रों पर जाके बेच रहे हैं। और अगर आप और प्रदेशों की बात करेंगे ना, पंजाब के और विभिन्न प्रदेशों की, वहां पे किसानों को बाहर लाइन में लगा के खड़ा कर दिया जाता है, ट्रैक्टर लेके खड़े रहो, अनाज खराब हो जाता है। जो दलाल वहां जो बाहर खड़े थे, जो राजनीतिक दलाल हैं, उनके माध्यम से बिकता है। प्रदेश में तो फिर भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने इस चीज पर लगाम लगाई है, दलालों पे, माशाखोरों पे। अगर और प्रदेशों पे जाएंगे ना, वहां आज भी ये हाल है। पंजाब, हरियाणा, पंजाब की बात करूं और प्रदेशों की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, हरियाणा के कुछ अभी प्रदेशों में ये भी चीजें अभी चुप चुप चल रही हैं, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, हरियाणा में भी। मगर इन चीजों पे बड़ा बारीकी ध्यान है कि दलालों को हटाने का, क्योंकि ये गेहूं अंदर इतनी सांठगांठ होती है मंडियों के अंदर, केंद्रों के अंदर, कि इस चीज को वहां रोक के रखते हैं। अनाजों की गुणवत्ता लगाई जाती है, सैंपलिंग की जाती है। आप ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं प्रदीप जी, आप ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं भी बता दूं जरा, ठीक है, मैं कोई एसी और कमरों में बैठ के और किताबें पढ़ के पत्रकार नहीं बना सर, जमीन की धूल फांक कर यहां पर आया हूं। और आपने वो खबरें भी देखी होंगी, आप इंटरनेट पे जाएंगे आपको तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पर वेयरहाउस के अंदर ही समरसेबल की बोरिंग से पानी छिड़क कर गेहूं को सड़ाया गया और बाद में उन गेहूं को, सड़े हुए गेहूं को शराब कंपनियों को बेचा गया और बदले में जो वहां से उठान का पैसा है वो भी आपके सरकारी कोष से दिया गया। इसकी जिम्मेदारी किसकी? और ऐसे जो अमानवीय लापरवाह अफसर हैं इनके ऊपर कार्रवाई करना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल सर, मैं आपकी पत्रकारिता को कहीं एक तोहमत नहीं दे रहा, मैं नमन करता हूँ, आपने इतना संघर्ष करा है। मैं भी अगर आपके माध्यम से टीवी चैनल में बोल रहा हूँ, मैं भी इस भारतवर्ष में रहकर 60 पैसे का गेहूं खरीद के और कंधे पे बोरी ले जाकर पिसवा के लाया करता था। मैं भी इस भारतवर्ष का अनाज खाया है। ठीक है, आज शक्ति भोग आटा और फलाने दिमकाने आटे पैकिंग में आने लगे। मेरे घर ही पहले हम भी गेहूं धोया करते थे लाके, जो लाते थे राशन की दुकान से। मैंने भी वो खा के आज आपके सामने बैठा हूं माध्यम से, क्योंकि प्रत्यक्ष है तभी बोल रहा हूँ, नहीं बोल पाऊंगा वरना। देखिए कहीं कहीं वाकई में चीजें हैं बहुत चिंताजनक, मगर लेकिन जो लूप होल्स हैं उन पर कार्रवाई करने से क्यों डर रही है आपकी सरकार? सर क्यों डरेंगे हम लोग? अगर डरते होते तो आज कोविड के टाइम में इतना बड़ा, इतने बड़े प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में जितना कंट्रोल करा है, 65,000 गांव तक कोरोना कंट्रोल करने के लिए लगाम लगाई है। आज और एक सप्ताह के अंदर जितने भी हमारे 90,000 गांव है प्रदेश के, हम हर जगह हर तालुका में पहुंच चुके होंगे। हम तो यहाँ के बैठे करते हैं। आपने देखा प्रदेश के अंदर कोविड को भी लेके कि हम लोगों ने कैसे कंट्रोल करा है। और ये तो अनाज की बात है। देखिए बिगड़े हुए जितने भी ये बैठे हैं सरकारी तमले, इनको ठीक करने में समय लगेगा और इसीलिए मोदी जी की बुराई हो रही है। इसलिए कांग्रेस जी समय लगेगा, इनको और भी समय चाहिए अभी। नहीं देखो, ये तो हम आप भी बैठे हैं, हम आपने तो, आप तो इतने बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने तो खुद प्रत्यक्ष देखा है हर चीज के बारे में, इस भारत का और इस सरकारी लोगों का। ठीक है, मैं एक बार किसान नेता से कमेंट लेता हूं। परविंदर जी बता रहे हैं कि चीजों को सुधरने में भी बहुत समय लगेगा। नहीं कितना समय लगे, लेकिन एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। जब कोरोना काल पिछले साल चल रहा था और जितने भी झाड़ी मजदूर या जितने भी लोग अपने अपने गांव गए थे, तो पिछली बार आइसोलेट किए गए थे, वो उनको रोका गया था। इस बार दवाई बन गई,
दवाई बन गई, डोज बन गई, तो इन्होंने सोचा कि अब तो खुला छोड़ दो सबको। इसीलिए गाँव के अंदर में जो कोरोना फैल रहा है, कोरोना ने जो अपने पैर पसारे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने अपना डिपार्टमेंट, अपने लोगों को खुला छोड़ दिया कि भाई अब तो लोगों की जरूरत देख करने की जरूरत है ही नहीं। वाकई में काबिल तारीफ, पिछले साल अच्छा काम हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस बार अगर ऐसे ध्यान रखा जाता तो गाँव के अंदर में शहर से कोरोना नहीं जाता। आदरणीय परमिंदर जी, आज भी पूरे देश के अंदर अगर इन्होंने प्रदेश की जितनी बड़ी बहुसंख्या है, चुनाव, प्रधान उसके चुनाव लगाम लगाने में सदस्य के चुनाव अगर ये खत्म कर दिए होते, तो के चुनाव खत्म कर दिए होते, तो शायद हो सकता था कि इतना पैर नहीं फंसा सकता। इन्होंने कंट्रोल नहीं किया, इन्होंने चुनावों को बंद नहीं कराया, इन्होंने मांग ही नहीं की। ठीक है, आप दूसरे विषय उठा रहे हैं, वो भी ठीक है। कोरोना पर लगातार हम हर रोज डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है, किसानों की मेहनत जो पानी में सड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर मेरा दिल बहुत ज्यादा रो रहा है। और इसको लेकर लगातार मैं बार बार पूछ रहा हूं कि क्या किसान यूनियन, जो भारतीय किसान यूनियन और तमाम किसान यूनियन है, उसका भी कोई इसको लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई उनकी अपनी रणनीति नहीं है कि इस तरीके से जो उपज है उसको इस तरीके से बर्बाद ना होना पड़े। जी देखिए, किसान यूनियन का या किसानों का वो क्या व्यवस्था बना सकते हैं? वो व्यवस्था अपने खेत में बना सकते हैं, वो अपने घर में व्यवस्था बना सकते हैं। अगर किसान आप काट रहा है फसल को, आपकी जो तमाम मांगे हैं उनमें ये एक मांग और भी जुड़ सकती है कि जो किसानों की उपज है वो खरीदने के बाद कम से कम उसको थाली तक पहुंचना होता है लक्ष्य, तो वो थाली तक पहुंच जाए, नालियों में बहता हुआ ना घूमे। सर कौन किसान चाहता है जो अपने हाथों से वहाँ खेत में काम कर रहा है और खेत में काम करके इनको सरकार को दे रहा है और अपने हाथों को मजबूत कर रहा है? कौन आदमी चाहता है कि मेरे 2 किलो के गेहूं भी बिगड़े? कोई नहीं चाहता, कोई किसान नहीं चाहता। लेकिन विषय ये है कि वो किसान के यहाँ पे तो गेहूं खराब हो ही नहीं रहा है, किसान के खेत में तो गेहूं खराब नहीं हो रहा, और अगर खराब हो रहा है तो सरकार उसका जो मुआवजा भी नहीं दे पा रही है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ओला पड़ा, ओले पड़ने से सब्जी भी खराब हुई है, फल भी खराब हुआ है और आम भी खराब हुए हैं, बड़े बड़े बागान ऐसे खराब हुए। क्या किसान के लिए कुछ सरकार की तरफ से कुछ जनधन योजना, कुछ इस तरह की कोई योजना है कि भाई जिन किसानों को फसल खराब हुई है उनके लिए कोई मुआवजे का कोई प्रावधान है? आप पूछिए सबसे, आप जानकारी कीजिए भाई साहब से कि कुछ ऐसी व्यवस्था है। और तावड़े तूफान आया था तो उसमें तो पहले से पहले ही इनको इत्तला कर दी गई थी कि भाई तूफान आ रहा है और इस तरह से बारिश पड़ेगी, बारिश पड़ने की संभावना है, जब से सो रहे थे अधिकारी। ठीक है, प्रदीप जी बताइए, और आपके जो ये तमाम जगह से जो तस्वीरें सामने आई हैं, शामली के डीएम का बयान है सर कि तिरपाल रखी हुई थी, आंधी में उड़ गई। हम कंप्यूटर युग में इस समय 21वीं शताब्दी में इस तरीके के बहाने बना रहे हैं सर। देखिए, डीएम साहब एक बहुत जिम्मेदार जिले के अधिकारी हैं और मेरे समझता हूं कि डीएम साहब ने जो बैठ के जिम्मेदारी से बोला होगा, बहुत सोच समझ के बोला होगा, तथ्यों पे ही बोला होगा। पहली चीज, जैसा भी परमिंदर जी, मैं सुन रहा था परमिंदर जी बड़ी अच्छी बातें किसान की कर रहे थे। परमिंदर जी को शायद ज्ञात होगा कि पिछले वर्ष किसानों के खातों में कितने करोड़ खाते में किसान योजना के तहत धन आया था। पहली चीज ये आपको शायद संज्ञान में होगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। पहले दूसरी चीज, जो कृषि बीमा योजना जो चलाई गई है उसके अधीन जहां जहां नुकसान हुआ, बिल्कुल सही कहा, कई जगह आम की फसल खराब हो गई, कहीं ओले भी पड़े, बिल्कुल सच कह रहे हैं। राजस्थान में बहुत ज्यादा ओला पड़ा है, इसे नहीं है। और इन्हें ये भी संज्ञान होना चाहिए कि इनकी जो क्षेत्रीय राजस्थान में भी पड़ा है, उत्तर प्रदेश में भी पड़ा है, हरियाणा में भी पड़ा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार जो है आपने हर चीज के दाम बढ़ाए, चाहे डीजल का दाम बढ़ा हो, चाहे बिजली का दाम बढ़ा हो, और किसान को दोहरी मार पड़ी है। ओले की मार पड़ी है, उसके बाद डीजल की मार पड़ रही है, बीज की मार पड़ी है, यूरिया की मार पड़ी है, डाई की मार पड़ रही है, और आपने उसमें भी जीएसटी लगा रखा है। लेकिन मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ सर, एक बार क्या एक बार आप हमसे जीएसटी ले रहे हैं, आप हमें महंगा दे रहे हैं, क्या आपने हमारे दाम बढ़ाए? एक एक करके आप लोग अपनी बात एक एक करके रखिए, तभी समझ में आएगा। हाँ जी बोलिए प्रदीप जी। रविंदर जी, मैं प्रदेशों के नाम ले सकता हूँ, मगर डिबेट में टाइमिंग कम होता है, अपनी चीज को पूरी बोलना भी है, आपके आगे भी रखनी है और जनता के आगे भी रखनी है। तो मैं समझता हूँ मुझे शॉर्ट ही बोलना चाहिए, जो चीजें बोलनी, जिससे कि आगे आप भी बोल पाए। जी जी, देखिए चीजें वाकई में हुई हैं और मैं से कोई नहीं है, मगर देखिए सर्वे के लिए जो योजना चलाई गई किसानों के लिए, ये कभी नहीं बोलते हाँ जी जो पहले मुआवजा, जब से सरकार बैठी है मोदी जी की, इन्होंने मुआवजा नहीं दिया है। अगर ये नकार दे बैठ के तो मुझे बताएं। अगर फसल जो पिछली बार खराब हुई है, शुरू में जब ये योजना शुरू करी थी, दलालों ने खूब मजा लिया, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने किसानों को जितने भी आधार कार्ड सब लिंक कराए,
जो डायरेक्ट उनको योजना मिले, उनको फायदा मिले। इस चीज से नकार दो साहब। परमिंदर जी नकार सकते हैं क्योंकि एक किसान यूनियन राजनीतिक पार्टी से बैठे आके हाँ सर, नकार सकते हैं कुछ चीजों को। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नोएडा गौतम बुद्ध नगर की बात कर मैं करूँ तो यहाँ 3 प्राधिकरण है और इन तीनों प्राधिकरण की जमीनों यहाँ पे अधिग्रहण हुए। अधिग्रहण होने के बाद में नोएडा के 81 गाँव है, इन 81 गाँवों की जमीनें अधिग्रहण की गई। जमीन अधिग्रहण करने के बाद में हाईकोर्ट का आदेश हुआ और हाईकोर्ट का आदेश होने के उपरांत में सर 5% के पेट्रोल भी जो है अतिरिक्त अभी तक किसानों को नहीं मिले। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वही मोदी जी है, ये वही योगी जी है जिन्होंने कहा था कि हम शिक्षा का रोल मॉडल जो है यहाँ पर बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का रोल मॉडल बनाएंगे। आज ना तो शिक्षा का रोल मॉडल है ना कुछ है। बैग बनवाए थे वो भी जो है गुलजार पहुंचे, ये वही सरकार है। आप चीजें बातों को रखे, आप घुमाए ना। आप किसान घुमा नहीं रहा सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आप ये नकार सकते हैं कि ऐसे में आपके सर्वे करने नहीं आया क्या? जो योजना जितनी भी थी आप इस बात को नकार सकते कि डाई के रेट नहीं बढ़े, क्या आप इस बात को नकार सकते कि इस बार खल के रेट नहीं बढ़े, क्या आप इस बात को नकार सकते कि बिजली के रेट नहीं बढ़े, क्या आप इस बात को नकार सकते हैं बिजली के रेट नहीं बढ़े? कीजिए प्लीज, राजनीति ना कीजिए। मैंने पूछा जो जितनी भी योजना माननीय प्रधानमंत्री आप मुझे बताया ना, क्या आप इस बात को नकार सकते हैं बात नहीं मिला? नहीं, आपको लाभ नहीं मिला? आप किसान की कमर तोड़ने का जो काम लगातार कर रही है सरकार, आप इस बात को नकार सकते हैं? किसान यूनियन वैसे भी राजनीतिक हो चुकी है, कांग्रेस की राजनीति हो चुकी है। इस बात का जवाब दीजिए कि क्या बाट के रेट नहीं बढ़ाए आपने जो है डाई के रेट नहीं बढ़ाए, यूरिया के रेट नहीं बढ़ाए, आपने बिजली के रेट आपने नहीं बढ़ाए, आपने डीजल के रेट नहीं बढ़ाए। ठीक है, आपने कहां पर वापस मुद्दे पे आते हैं। प्रदीप जी, आपसे मेरा एक और बहुत तीखा सवाल। तमाम रैलियां होती हैं, लाखों की भीड़ मैनेज कर ली जाती है, बारिश हो रही होती है तब भी उनके लिए वाटरप्रूफ टेंट लग जाते हैं, लेकिन किसानों की उपज के लिए तिरपालें गायब हो जाती हैं, तिरपालें उड़ जाती हैं। क्या हर चीज को हम वोट बैंक से ही देखेंगे? और कब आखिर अधिकारी वोट बैंक से और जो नेता हैं उससे आगे जाकर कुछ मानवीय संवेदनाओं की तरफ भी ध्यान देंगे? जी मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, जितने भी राष्ट्रीय गोदाम है, जितने भी प्रदेश के गोदाम है एफसीआई के और आईएफसीआई के, हर वर्ष उनके लिए तिरपालें खरीदी जाती हैं और बड़ी बड़ी तिरपालें खरीदी जाती है कि इतनी बड़ी बड़ी तिरपालें खरीदी जाती है कितना गेहूं ढक जाए उसमें। सर अभी भी 5000 भंडारण केंद्रों की कमी बताई जा रही है। समय आपके पास भले ही कम बचा है, लेकिन आप कुछ तो वादा करके जाएंगे कि जिन लापरवाह अफसरों की वजह से ये अन्न की बर्बादी हुई है, जिसकी वजह से 2 लोगों को 4 निवाले मिलने थे वो छूट गए, तो उसकी तरफ कोई तो जिम्मेदारी तय होगी। ना आज जो चीजें बोल रहे हैं, आज सरकार के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, मगर जिन अधिकारियों की गलतियां हैं हमें उनको भी नजदीक तक जाके समझाना और देखना पड़ेगा। ये आपको ही समझाना है सर, करनी पड़ेगी बैठ के। आपने अगर इस विषय पे डिबेट रखी है, इस विषय को बड़ी गंभीरता से प्रदेश सरकार लेगी। जी जहां भी लापरवाही, यही उम्मीद, इसी उम्मीद के साथ इसी नोट पर, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया प्रदीप भटनागर और परविंदर यादव जी हमसे टीवी 100 से जुड़ने और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो लगातार जो हालात बने हुए हैं इसके ऊपर सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इसका वो संज्ञान लेंगे, लेकिन आखिर कब तक इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रहेंगी, जब जिस देश में जहां एक बड़ी आबादी बिना रोटी भूखे पेट सोने को मजबूर है, उस देश में इस तरीके की तस्वीरें अमानवीय, बेहद असंवेदनशील आखिर कब जाकर रुकेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। आज की पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।